दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुर्मी। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के लिए। जी हाँ, क्लास 10th एमपी बोर्ड जो पेपर चल रहे हैं, 11 तारीख को पेपर है मैथ्स का, उसके लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 नंबर वाले, जी हाँ 2 मार्क्स वाले से पूरे के पूरे क्वेश्चन, इससे आने की पॉसिबिलिटी जो है 90 से 80% जो है। तो वीडियो को पूरा देखें। और इसके पहले जो कम से कम 20 प्रश्न या 22 क्वेश्चन जो हैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं। हम आपको पूरे के पूरे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले MCQ के साथ सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे विद सॉल्यूशन। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आप काउंट करते चलिएगा और इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, ठीक है, समय निकालें थोड़ा सा और इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल्स है, तो इसको हम नाम दे दें, लेट px इज इक्वल टू, कभी भी नाम जरूर दें, x² + 7x + 10, फाइंड द जीरोस। तो ये एक पॉलिनोमियल से फाइंड द जीरोस करना है। कभी भी एक चीज याद रखिएगा, इक्वेशन में दोनों साइड पर जीरो होता है, मतलब से दोनों साइड होती है लेफ्ट और राइट, लेकिन पॉलिनोमियल्स में 2 साइड नहीं होती है, सिंगल साइड होती है, सिर्फ सिंगल होती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उनका जीरोस निकालने के लिए वो साइड में जीरो लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जीरो लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो फॉर जीरोस px इज इक्वल टू 0, मतलब जीरोस तभी आएगा जब इसको हम 0 के इक्वल में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 दिख रहा है, तो 1 के साथ 10 का मल्टीप्लाई हो गया, 10 बन जा 10। तो ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 7। तो ये हो गया दोस्तों 2x + 5x + 10 इज इक्वल टू 0। 5 और 2 7 और 5 2 जा 10। इन दोनों से देखो x कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x + 2। इन दोनों से 5 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x + 2। तो ये हो जाएगा x + 2 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 लिख लेंगे तो हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, फिर x + 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5। तो आपको जीरोस निकालने थे, तो जो आ गए -2 एंड -5, ये आपके आंसर। तो ये है क्वेश्चन कि इस दिए गए पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करिए। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। इसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया है, गिवन है अल्फा + बीटा, ऑन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है अल्फा × बीटा। कितना कितना दिया है देखिएगा, यहाँ पर से ये दिया है आपको -3 एंड 2। कितना दिया है, -3 एंड 2। तो आपको क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। क्लियर। तो x² तो x² रहेगा, माइनस अल्फा + बीटा की वैल्यू दी है -3 × x प्लस ये वैल्यू दी है 2, तो ये होगा x² -- +3x + 2। यही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही आपको फाइंड करना था। आपको इनवर्ट्स लिखा रहेगा क्वेश्चन में, हो सकता है कि सम ऑफ जीरोस इतना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बनाकर दीजिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पॉलिनोमियल्स दिया है, तो जीरोस फाइंड करना है। क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जीरोस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसको नाम दे दें, नाम नहीं दिया होता है ना, नाम हमें खुद देना है। तो लेट pu इज इक्वल टू 4u² + 8u, 4u² + 8u। तो 4 जीरोस के लिए हम मानेंगे कि ये जो pu है वो 0 होगा। तो 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। दोनों से 4u कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस, देखिए u + 2। एक ये 2 फैक्टर हो गए, 4u और u + 2। एक बार इसके इक्वल में 0 लिख दो, एक बार इसके इक्वल में 0, तो ये हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। तो आपके आंसर होगा 0 एंड -2। ये हो गए आपके इसके जीरोस। क्लियर है। चलो ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहीं पर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और बिल्कुल आराम से देखें, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो आप जरूर बताएं। पेपर है और 3 दिन में आपको तैयारी करनी है। 3 दिन का गैप है, लेकिन एक दिन जो है होली में चला जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन ये तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये आपको बताना है। तो गिवन इक्वेशन है जैसे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड। कह रहा है कि ये गिवन लीनियर इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, देखिए यदि सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नो सॉल्यूशन रखता है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और मेनी सॉल्यूशन रखता है तो ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें दोस्तों, इनकंसिस्टेंट सिर्फ किस में होगा, नो सॉल्यूशन में। हाँ, इनकी कंडीशन होती है जो कि हमने सेकेंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में। इसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यदि ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होंगे। चलो ठीक है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, लेकिन b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। तीसरी कंडीशन होती है जब तीनों इक्वल होते हैं, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। इस पर मैनी सॉल्यूशन होता है और मैनी सॉल्यूशन पर भी ये कंसिस्टेंट होता है। हाँ, एक चीज और यहां पर आप देख लीजिए एमसीक्यू के हिसाब से कि यदि आपको कोई दो इक्वेशन दी हैं और आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है, जिसमें कि पहली है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी है एलिमिनेशन मेथड और तीसरी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो आपको इन तीनों मेथडों का यूज तभी करना है जब वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। क्या रखता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब से a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तभी आपको उसको सॉल्व करना है इन तीनों में से किसी एक मेथड से, अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो हम कंसिस्टेंट की बात कर रहे थे, तो कंसिस्टेंट जानने के लिए पहले तो हम इन तीन कंडीशनों को चेक करेंगे, तीनों को। यदि तीनों में से जो भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम है x का कोएफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा पहले इक्वेशन के लिए 2, b1 हो जाएगा 1, भाई जिसके साथ कुछ नहीं दिख रहा है उसके साथ 1 होता है हमेशा। फिर c1 हो जाएगा -6, यदि माइनस का साइन है तो उसको माइनस के साथ लिखें। a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -2 एंड c2 इज इक्वल टू -4। चेक करते हैं, देखो a1 बाय a2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1 बाय b2 चेक करते हैं, b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1/-2, तो -1/2, ठीक है। अब देखो ये 1/2 है, ये -1/2 है, कहने का मतलब यह है कि 1/2 -1/2 के इक्वल में नहीं है। ये कौन सी कंडीशन हो गई दोस्तों, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। चूंकि दिए गए लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रख रहे हैं, कौन सा यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला, और यूनिक सॉल्यूशन पर जो लीनियर इक्वेशन होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो हमारा आंसर होगा कंसिस्टेंट से गिवन इक्वेशंस आर अ कंसिस्टेंट, मतलब से संगत हल होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक। तो गिवन इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ये लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या कह रहा है, इफ 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है, गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की। कह रहा है यदि 2 इक्वल रूट्स हो, इसके 2 इक्वल रूट्स हो तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई k और c की वैल्यू हो गई 3। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, उसकी कंडीशन होती है 2 इक्वल रूट्स आर इफ d इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, d इज इक्वल टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है दोस्तों। d का फॉर्मूला होता है, अच्छा इसकी तीनों कंडीशन क्या होती है देखो,
यदि इफ d इज अ ग्रेटर देन 0 तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है, d इज इक्वल टू 0 टू इक्वल रूट्स एंड d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। यहां रूट्स मिलते ही नहीं है, रियल रूट्स मिलते नहीं है। ये 3 कंडीशन होती हैं। 4th चैप्टर की बात हो रही है कि यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी हो मतलब से, जैसे कि यदि हम नंबर लाइन की बात करें दोस्तों, है ना, नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ 0, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 होता है। तो 0 से बड़ा जब बात की जाती है तो हमेशा आने वाला नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब यह है, आपने सॉल्व किया फॉर्मूले में रखकर, यदि वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू जो है d की वो 0 से बड़ी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी आए कितनी भी छोटी आए, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन फिर इस तरफ की बात करें, यदि वैल्यू नेगेटिव आती है, कुछ भी आए, -1 -2 -3 -10 -7 कुछ भी आ जाए आपकी, तो हम कहेंगे कि वो d की वैल्यू जो है 0 से छोटी है। बीच की कंडीशन बचती है कि 0 ही आ जाए, क्या आ जाए 0, तो हम कहेंगे कि उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे, मतलब सेम रूट्स मिलेंगे। यदि 2 मिला है तो दोनों 2 होंगे, यदि 4 है तो दोनों 4 होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है। ठीक, समझ में आया? क्या कह रहा था क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इज इक्वल टू 0। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। वैल्यू रख दीजिए बस, k² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका k² - 4 2 8 8 3 24 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k² इज इक्वल टू -1 -24 को ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा +24। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि ये कितना लिखा है, k² इज इक्वल टू 24। जब ये स्क्वायर सामने जाएगा तो रूट लग जाता है हमेशा, कहीं भी ध्यान रखिएगा। तो इसको हम तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 को तोड़ना है तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये 2 का पेयर बना। जब ये 2 का पेयर बना तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√6। कितना? 2√6, 3 दूनी 6 अर्थात 3 2 जा 6, ये +-2√6। k की वैल्यू आ जाएगी 2√6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सो दैट गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है देखो कोई इक्वेशन है आपके पास, x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। सिंटैक्स होता है ax² + bx + c, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यदि ax² + bx होगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और यदि ax² बस भी होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इन तीनों में एक कॉमन चीज है कि आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2। तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो यही आपको चेक करना है। तो देखो इसको खोलते हैं, सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा तो x² + ओनली x + 1 इज इक्वल टू 2x - 6। इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा x² + x, 2x ट्रांसपोज होके आएगा तो -2x + 1 + 6। तो x² - x क्यों? x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का x, और ये हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जब कंपेयर करोगे तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर वाली टर्म है ना यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अगला है एपी से, है चैप्टर नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन एपी है 7 10 13। ये गिवन एपी है। कह रहा फाइंड द 8th टर्म। आपको 8th टर्म जो है फाइंड करनी है। आपको कोई भी एपी, देखो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ भी आता है तो आपसे हो जाना चाहिए। सिर्फ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि गिवन एपी है तो इसमें 8th टर्म क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम निकालना है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7 है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, a2 - a1। नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे आप 13 से 10 को सब्ट्रैक्ट करो, चाहे 10 से 7 को, तो d आ जाएगा। तो हो जाएगा 10 - 7 इज इक्वल टू 3।
ये आ गया। अब आपको 8 से टर्म निकालनी है तो चाहो यहाँ पर लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 8 फाइंड करना है, ठीक, यहाँ कर दे रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों अपने पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, एक चीज और, आप 8 से टर्म को a प्लस 7d लिख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको कंडीशन वाले क्वेश्चन पर ही अप्लाई करनी है। इस तरीके से यदि सिंपल क्वेश्चन है कि आप 8 से टर्म निकालें, 9 से टर्म निकालें, तो ये चीजें यूज नहीं करनी है, नहीं तो वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब ए 8, ए की वैल्यू कितनी आई है अपनी 7, ये देखो ए फर्स्ट टर्म कहलाती है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है आपकी 3, 10 माइनस 7 3 और 13 माइनस 10 इज इक्वल टू 3। तो ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, 8 माइनस 1 इज 7, 7 इंटू 3, तो ए 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 28। तो 8 से टर्म जो आ गई वो आ गई 28। तो इस तरीके से आपको जो है बिल्कुल अरेंज करके लिखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं आपको गणित मैथ्स में, ठीक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हो गए आपके क्वेश्चन 8। हम आपको 2 नंबर वाले 2 मार्क्स वाले जो हैं केवल 60 या 55 क्वेश्चन बताएंगे और उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम 3 नंबर वाले जो है क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद इसी का है क्वेश्चन नंबर 9, एपी का ही है। कह रहा है यदि गिवन एपी में, गिवन एपी है 3, 8, 13 एंड 18 कि विच टर्म इज 78। कह रहा है कि कौन सी टर्म 78 होगी, है ना। ये सेकेंड पैटर्न है एपी का। एक तो पूछता है कि 8 से टर्म 9 टर्म क्या होगी, फिर पूछता है कि कौन सी टर्म ये होगी। जैसे ये पूछा है कि कौन सी टर्म जो है 78 होगी, वो कह देगा कौन सी टर्म से 78, 98, 68 या 65 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, एक ही पैटर्न है, ठीक। तो कह रहा है कि गिवन एपी है, इसमें कौन सी टर्म जो है 78 होगी। तो हम मान लेते हैं लेट द nth टर्म इज 78। nth टर्म को हमने 78 मान लिया, तो ये हो गया a n इज इक्वल टू 78 एंड गिवन है a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। मतलब नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को कहीं भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको d मिल जाएगा, ठीक। ये d आ गया आपका 5। तो फॉर्मूला वही लगना है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 78, ए की वैल्यू आपको दी है 3, एन आपको फाइंड करना है क्योंकि ये मालूम नहीं है, डी आपको मालूम है लेकिन 5, प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, एन माइनस 1। मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करें, आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे। 78 से 3 जाएगा तो हो जाएगा 75, ठीक। और ये इंटू में है, इस पूरी टर्म के इंटू में 5 है, तो ये डिनोमिनेटर में चला गया, मतलब डिवाइड में हो गया। n माइनस 1, 5 से काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये जो माइनस का 1 दिख रहा है तो इस तरफ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा और प्लस का 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 16। तो 16 टर्म जो होगी, 16 टर्म जो होगी वो होगी 78। चाहे तो आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम है तो पेपर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो फाइंड करना है आपको कॉस ए एंड टेन ए। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज यहां पर गौर करने वाली है दोस्तों, बहुत ही आईएमपी चीज है। कभी भी जिस एंगल की बात हो, कभी भी जिस एंगल की बात हो, जैसे यहाँ पर ए लिखा है, यदि यहाँ बी लिखा होता, सी लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो उस एंगल को आपको हमेशा सामने लिखना है। जैसे कि हमने कोई ट्राइंगल बनाया है, इसको सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड बिल्कुल से परपेंडिकुलर होगी, खड़ी होगी। हम ए की बात कर रहे हैं तो ए हमको यहाँ लेना है। यदि यहाँ टेन बी या साइन बी की बात होती तो बी यहाँ लेते, यदि सी की बात होगी तो सी यहाँ लेंगे। बाकी दो वर्टेक्स कहाँ लेना है कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ए यहाँ हो गया, यहाँ बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया राइट एंगल। इसके सामने की जो साइड है वो हो गई हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर? चलो ठीक है, देखते हैं। लेट द ट्राइंगल ABC is a right angle triangle. Right angle triangles where angle B is equal to 90.
जहां पर एंगल बी 90 है। क्लियर है, ये निकालना है ना हमको। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, साइन ए मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको साइड का नाम लेना है, यहां परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस नहीं लिखना है, ठीक। साइड में आपने जो साइड के नाम दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर लिखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, 3/4, मतलब ये दिया है 3 और ये दिया है 4। तो हमें बेस चाहिए। तो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कहीं पर भी, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी क्लास में, राइट एंगल ट्राइंगल में यदि 2 साइड गिवन है तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस की स्क्वायर। आपको फिर भी यहां पर भी नाम नहीं लिखना, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर नहीं लिखना। क्या लिखना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी है कितनी, 4। AB की वैल्यू गिवन नहीं है, BC दिया है, कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 16, ये हो गया आपका AB का स्क्वायर, ये हो गया 9। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये प्लस का 9 इस तरह ट्रांसपोज हो गया होगा तो माइनस 16 में से 9 जाएगा तो 7 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब सामने आएगा तो क्या लग जाएगा, रूट, तो रूट इज इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू भी आपके पास आ गई, और इस वैल्यू को यहां पर ना लिखें क्योंकि ये हमें गिवन नहीं था, ठीक। तो √7 आ गई AB की वैल्यू। अब हमें जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं, बस एक कंडीशन है, आपके पास फॉर्मूले याद होनी चाहिए। कॉस ए कॉस थीटा, भाई हमारे लिए थीटा लेकर हमने याद किया है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा AB अपॉन AC, तो वैल्यू हो जाएगी √7/4, ठीक। 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB, तो ये हो जाएगा 3/√7। ये आपके आंसर। और कुछ भी यदि वो पूछता, कॉसेक पूछता, सेक पूछता, कॉट पूछता, तो आप यहां पर से उसको बता सकते थे। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई लाइन सेगमेंट है PQ, कोई लाइन सेगमेंट है PQ और उसको कोई पॉइंट जो है 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखो, कोई लाइन सेगमेंट है P की वैल्यू कितनी है, 4 - 3, ठीक। दूसरा लाइन सेगमेंट है Q और इसकी वैल्यू है 8 और 5। इसको कोई पॉइंट जो है, इसको मान लो A, कोई पॉइंट A इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ने मान लिए y। तो लेट द पॉइंट P नहीं, A ले लो, A x y, कुछ भी आप मान सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। लेट द पॉइंट A x एंड y। तो गिवन क्या क्या है, देखो आपको गिवन है, इसकी पहली वैल्यू जो होती है वो x1 होती है, ये हो गया। दूसरी वैल्यू ये होगी -3, xy। कभी भी यदि आपको इस तरीके से ब्रैकेट में 2 नंबर दिए हैं, ठीक है, कभी भी, तो पहली वैल्यू हमेशा x और दूसरी वैल्यू y होती है। यदि 2 पॉइंट है तो x1 x2 हो जाएगा, मतलब x1 y1 हो जाएगा। 3 वैल्यू है तो x3 y3 तक खिंच जाएगा वो, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1। अब x2 कितना हो गया दोस्तों, देखो ये x2 हो गया आपका 8 और y2 की बात करें तो ये हो गया 5। रेशियो आपको दिया है m1 = 3 और m2 = 1। ये चीजें आपको जो है गिवन है, इतनी सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपको इसका पॉइंट निकालना है तो आप इसका डिवीजन फार्मूला लगा दीजिए, बस, वो कुछ नहीं करना। x = होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x = m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 4 अपॉन 3 प्लस 1, 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 4, ये हो जाएगा 28 अपॉन 4 से ये 7 टाइम कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। सेम कंडीशन y के लिए भी फॉर्मूला होता है, सेम कंडीशन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 की वैल्यू है दोस्तों 3, ठीक, m1 y2 की वैल्यू कितनी है 5 रख दो, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -3, कितनी है -3 अपॉन 3 + 1, 3 5 = 15 प्लस माइनस का माइनस अपॉन 3 अपॉन 4, 15 में से 3 गया तो 12 अपॉन 4, 4 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी हो गई 3। तो जो कोऑर्डिनेट हमें निकालना था तो a इज इक्वल टू कितना हो गया xy, हमने माना था क्या माना था xy, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 और y की वैल्यू आ गई 4। यही पॉइंट जो है आपको निकालना था, ये वाला पॉइंट जो इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा था। डिवीजन फार्मूला है और कुछ नहीं है दोस्तों। इस तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे जो है इजीली बन जाएगा। बस वीडियो को बहुत ही शांति से देखें, स्किप ना करें। पूरे साल भर की मेहनत है, कुछ आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 एंड cos 60 प्लस sin 60 इंटू cos 30 तो देखो हमने इसके पहले भी फर्स्ट पार्ट में बताया था, एक्सरसाइज और अध्ययन के सॉल्यूशन में बताया था कि इस तरीके के यदि क्वेश्चन आते हैं तो देखो आप इनको वैल्यू में रख सकते हैं, टेबल से देखकर वैल्यू को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास टेबल में, बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 इन नंबर्स के, इन डिग्री के वैल्यू होती हैं। तो कभी भी यदि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से कोई क्वेश्चन इस तरीके से आए कि ये 0 से लेकर 90 तक के आपको नंबर दिए हैं, जैसे 30, 60, 60, 30, मतलब इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई नंबर दिया होता है तो आप 90 की टर्म में चेंज करके आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो देखते हैं इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, cos 60 भी होता है 1/2 प्लस, टेबल देख लीजिएगा, sin 60 होता है √3/2 और cos 30 होता है √3/2। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 ओनली 3, 2 2 जा 4। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एलसीएम आया 4, 4 से 4 को डिवाइड किया 1 टाइम गया, ये हो गया 1। सेम कंडीशन 3, तो 3 और 1 4, तो 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल, आ गया 1। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 1। क्या आ गया आंसर? 1। आप ये बिल्कुल भी फोकस में ना लाएं दिमाग में कि सर क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हैं, आप जितना हम बताते चल रहे हैं आप क्वेश्चन देखते चलें और उनको करते चलें जो हम करा रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी यदि डाउट है तो हम आपको जो है क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बना के आपको दे देंगे, ठीक। चलो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रोबेबिलिटी कहता है कि एक डाइस है जो हम लूडो या सांप सीढ़ी खेलने में यूज करते हैं। एक डाइस है और डाइस में देखो 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर होते हैं। हाँ, कभी भी डाइस वर्ड आता है क्वेश्चन में तो दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है, टोटल आउटकम्स जो है वो 6 ही होंगे, 1 से लेकर से 6 तक, ठीक। तो कह रहा है कि एक डाइस को फेंका जाता है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले तो NS मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, 1 से लेकर 6। अब आते हैं फेवरेबल आउटकम्स, मतलब इनको E से इंडिकेट करते हैं। कह रहा इवन नंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, देखो 1 3 और 5। इवन नंबर किसे कहते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 से पूरे से जो है डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो इवन नंबर होते हैं। तो कितने होगा 1 3 5, तो ये हो गए 3। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE इज इक्वल टू एनी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हमेशा टोटल आउटकम डिनोमिनेटर में होता है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये आपका आंसर। इसके अलावा यदि इसी क्वेश्चन में आ जाता कि डाइस को फेंकने पर एक इवन नंबर आए, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 2 4 6, तो ये भी कितने हो गए 3 नंबर हो गए। तो इसको भी हम ले सकते थे, तो ये हो जाता 3/6 इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? यदि क्वेश्चन कहता कि डाइस को फेंकने पर
ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़े नंबर आने चाहिए। तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं? 2, तो इसको हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से यदि कुछ भी पूछता है दोस्तों इस डाइस वाले में, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका, कि एक डाइस है उसको हमने फेंका और उसको फेंकने के बाद 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जी हाँ, डिजिट 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि डाइस को फेंकेंगे तो उसकी जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 7 आने की। कितनी आने की? 7 आने की। और उसका रीजन भी आप जरूर बताएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 12। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर वाले, और 2 नंबर के 2 MCQ अर्थात ऑब्जेक्टिव आने हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री से भी बहुत सारा आना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक बैग में ये बैग है, ठीक, एक बैग में 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। कितनी है? 5 ब्लैक बॉल हैं। 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो इसमें से यदि एक हम बॉल निकालें तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी है रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। रेड होने की प्रोबेबिलिटी और रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि टोटल आउटकम कितनी है। तो देखो 3 रेड है 5 ब्लैक है, तो टोटल आउटकम होगा 8। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करें यानी कि निकलने वाली बॉल रेड होगी, तो रेड कितनी है? 3, तो ये हो गई 3। हाँ, देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर से बहुत सारी गेंदें हैं जिसमें कि हमने बोला कि 5 रेड है, यहाँ हम बात करें, और 10 जो है वाइट है। कितनी है? वाइट। यदि इसमें से हमने बिना देखे हाथ डाला और एक बॉल निकाली, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो होगी ग्रीन होगी, ब्लैक होगी, तो वो होगी 0, क्योंकि ग्रीन और ब्लैक यहाँ पर है ही नहीं। इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। तो हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट जो होते हैं जो कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? टोटल कितनी बॉल हो गई यहाँ पर से? सबसे पहले तो 15 बॉल हो गई। इनमें से यदि आप 15 की 15 बॉल को भी निकाल लोगे तो आपको ब्लैक बॉल नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि ब्लैक बॉल उसमें है ही नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। तो मतलब जो कभी भी नहीं हो सकती है इवेंट, जो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है होना, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। अब बात आती है कि हमने हाथ डाला यहाँ पर और एक हाथ से बिना देखे हमने उसमें से एक बॉल निकाली और वो बॉल जो है रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि रेड की बात हो रही है, तो रेड वाली बॉल जो है कितनी है, क्योंकि उन रेड में से ही यदि एक बॉल निकलेगी तभी वो रेड होगी, अदरवाइज रेड नहीं होगी। कहने का मतलब ये है टोटल रेड कितनी है? 5। इन 5 में से यदि एक गेंद हाथ में हमारे आती है तो ही रेड होगी। इन 5 को छोड़कर यदि इन 10 में से कोई एक आती है तो वो रेड नहीं होगी, वो रेड नहीं होगी। तो समझ में आया कि कभी भी जो भी पूछता है प्रोबेबिलिटी में, आपको सबसे पहले फोकस कहां करना है कि वो चीज कितनी बार है। उसने बोला रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले ये देखना है कि रेड कितने हैं। उसने बोला व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले देखना है व्हाइट कितने हैं। क्लियर है? तो देखो यहां पर क्या है, रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है? टोटल गेंदें 3 है, 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS, मतलब से फेवरेबल आउटकम्स अपॉन से टोटल आउटकम्स। तो कितना हो गया ये? 3/8। ये आपका आंसर पहले का। दूसरा कह रहा है ना होने की प्रोबेबिलिटी। एक फार्मूला देख लीजिए, पिछली वीडियो में भी हमने बता दिया है, फिर भी देख लो कि होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? होने की प्रोबेबिलिटी PE प्लस PE बार पढ़ते हैं इसको, PE बार इज इक्वल टू 1। होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ? ये प्लस का था, इस तरफ आके माइनस हो गया। फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी है, बहुत यूज होना है। हमने अब निकालना है ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये हो जाएगी PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस PE। होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 माइनस 3/8। तो LCM सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5/8। ये आपका आंसर रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फाइंड द HCF किसका? 8, 9 एंड 24 का। क्या फाइंड करना है दोस्तों? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जिसको हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से 8, 9 और 24 को आपको HCF निकालना है, ठीक है, इसको आप निकाल लीजिएगा। सेकेंड है, यदि आपको गिवन है क्या HCF गिवन है, किस किस का 306 और 657 का HCF आपको गिवन है 9, तो आपको इसका LCM निकालना है। LCM किसका, इसी नंबर का 306 इन 657 का LCM आपको फाइंड करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर हो गया 306 और सेकेंड नंबर हो गया 657। यहाँ पर आप रख दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत ही कम समय है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कम से 5 या 6 वीडियो में पूरा का पूरा ऐसे IMP दे दें, तो उससे 90% 80% जो है कंपलसरी आएगा। आप चाहे तो देख लेना पेपर में, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का है समथिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कितना है 1.5 मीटर, और लड़का, हाँ, एक बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग, इससे 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर एक लड़का है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन के अर्थात से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बनता है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा था, एक बिल्डिंग है जिसको हमने AB नाम दे दिया। इस बिल्डिंग के निचले हिस्से से 3 मीटर की दूरी पर मान लो एक पॉइंट है C। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और लड़के की हाइट जो है, बॉय की हाइट जो है, ये CD लड़का हो गया 1.5 मीटर है। कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। ये वाला हिस्सा भी जो है 1.5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो बिल्डिंग की टोटल जो हाइट है उसको अपन ने मान लिया h। कितनी मान ली, h। तो बची हुई ये जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये तो आपको मालूम है h माइनस 1.5। क्यों, क्योंकि 1.5 तो ये वाला हिस्सा है और टोटल h मानी थी, तो h से 1.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सिर्फ ये जो AE हो जाएगा, ये जो AE है 1.5 हो जाएगा, h माइनस 1.5। आपको ये बिल्डिंग की हाइट निकालनी, तो ये चीजें दी हुई हैं। हाँ, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में यदि आपको देखने वाले की, जी हाँ, ऑब्जर्वर की हाइट यदि आपको गिवन है, ऑब्जर्वर की हाइट यदि आपको गिवन है, देखने वाले की हाइट आपको क्वेश्चन में दी है, तो आपको उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि जब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती है तो वो यहाँ से होती है आंखों से। मान लो कोई व्यक्ति जो है 5 मीटर लंबा है और सामने एक बिल्डिंग है, उसके टॉप को देखेगा तो वो यहाँ से देखेगा, इससे, तो मतलब इस हाइट का उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो हाइट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब से जितनी उस व्यक्ति की, ऑब्जर्वर की हाइट होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल हाइट से वहां बिल्डिंग की। तो देखो गिवन है, गिवन क्या क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो मान लें, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग h मीटर। कितनी है, h मीटर, ठीक, h मीटर। हाइट कितनी मान लिया, h मीटर। और गिवन क्या क्या है, देखो BC आपको गिवन है, तो BC और DE एक सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, थीटा दिया है, मान लो कितना दिया है, 30। अब बात करें AE की, तो AE दिया है h माइनस 1.5, h माइनस 1.5। हमें ये चीज निकालनी है ना, हमें ये जो है स्थिति, तो हम आपको बताते हैं इन अ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कौन सा है, AED, इन अ ट्राइंगल AED में गौर करिएगा कि हम कभी भी यदि कोई भी इस तरीके से डायग्राम आता है इस चैप्टर का, और ये लिखा है x और ये लिखा है 5, तो हमें हमेशा उन दोनों साइडों को लेना है जिसमें कि एक वैल्यू गिवन होती है और एक फाइंड करनी होती है। इन दोनों से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब साइन कॉस टेन कॉट, कुछ भी बनेगा जरूर बनेगा, कंपलसरी बनेगा। तो देखो एक ये गिवन है, ये कितनी है, 3 मीटर है, क्योंकि ये 3 थे तो ये भी 3 है, और ये फाइंड करना, तो इन दोनों साइडों को हम ले लेते हैं। तो ये दोनों साइड कौन सी हो जाएंगी, AE।
अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई, तो ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन का फॉर्मूला है, तो ये टेन थीटा हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए टेन, थीटा की वैल्यू है 30, ठीक। ए ई कितना है h माइनस 1.5 और डी ई कितना दिख रहा है 3, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 1.5 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ से ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो 3/√3 इज इक्वल टू h माइनस 1.5। इसका रैशनलाइजेशन कर लीजिए दोस्तों, क्या कर लीजिए रैशनलाइजेशन, इसका हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा रैशनलाइजेशन में 3/√3 इज इंटू √3 अपॉन √3, मतलब √3 से √3 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसका ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस में रैशनलाइजेशन में, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा h माइनस 1.5, ये हो गया आपका √3 3 और ये हो गया 3√3, ठीक भाई, √3 और √3 बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, √3 और √3 कितना हो गया 3 है ना, क्या हो गया 3, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल, तो केवल बचा √3, यहाँ तो h माइनस 1.5 है ही है, यहाँ भी h माइनस 1.5, हमें h चाहिए है, तो ये माइनस का इस तरफ आ जाएगा ट्रांसपोज होके, तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस √3 इज इक्वल टू h, तो ये हो जाएगी उस बिल्डिंग की हाइट, ये आपका आंसर। कहीं कहीं दोस्तों √3 की वैल्यू भी पुट कर देता है 1.73 और इन दोनों को ऐड कर देगा, तो जो आएगा वो भी आपका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको जो है 15 क्वेश्चन दिए हैं और इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको वहाँ पर 20 क्वेश्चन होते, टोटल अभी जो है 35 क्वेश्चन हुए हैं, 25 क्वेश्चन और आपको 2 नंबर वाले देने वाले हैं, तो तीनों वीडियो को जरूर देखें और सभी वीडियो की जो लिंक है या तो आप वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं या इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, जहां पर सब्सक्राइबर लिखा होता है, सब्सक्राइबर के साइड देखो मोर लिखा होगा MORE, मोर पर क्लिक करेंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप क्लिक करके से अपने जो भी वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। और एक चीज और दोस्तों, आपको सेपरेट 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 8 की सेपरेट वीडियो हम आपको बना के देंगे, उससे यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कहीं पर भी छूटने वाला नहीं है। 14 की बात करें तो उसमें आपको क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है, ठीक है। मीन के लिए आपको 3 मेथड है, जिसमें कि पहली है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। अब फिर दूसरी चीज पढ़नी है मॉड, मॉड का भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड में है, एक तो सिंपल मॉड निकालते हैं, दूसरा होता है इंटरवल वाला, फिर तीसरा पढ़ना है मीडियन, क्या पढ़ना है मीडियन, मीडियन। ये तीनों चीजें जो है मीन, मीडियन और मोड आपको एक वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, आईएमपी क्वेश्चन और उसका बेसिक और उसकी थ्योरी जो कुछ भी है आपको पूरा का पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। फिर एक चैप्टर बचता है 8, इन चैप्टरों में नंबर कहीं नहीं जाने वाले, तो चैप्टर 8 को भी हम एक वीडियो में सेपरेट बना देंगे और इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बेस और कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये सभी आपको कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।